दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं शिक्षा की, साहित्य की और अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की। आज हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर क्या उसकी यात्रा रही है और आज के संदर्भ में वह कितनी महत्वपूर्ण है। उद्दंत मार्तंड से लेकर जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित यह जो समाचार पत्र था, वहां से हिंदी की शुरुआत होती है पत्रकारिता की। और वर्तमान में उसके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और अब इंटेलिजेंसी की हम बात करते हैं, एआई जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब उस युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे साथ इन सब विषयों पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं प्रोफेसर प्रशांत कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आपने समय दिया और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अब प्रोफेसर प्रशांत कुमार जी लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं। पूर्व में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद महात्मा गांधी मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे और वर्तमान में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनका एक लंबा अनुभव है, वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को बखूबी उसकी जो यात्रा है उसको हमसे साझा करेंगे। तो सर, जैसा मैंने कहा कि 200वें वर्ष में हिंदी पत्रकारिता प्रवेश कर गई है, तो इस 200 वर्ष की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? वास्तव में डॉक्टर सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को बहुत अपना नमस्कार संप्रेषित करता हूं और हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकारिता के विविध आयामों से जुड़े हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और उनको शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। 200 वर्ष की जो ये यात्रा है, वैसे तो अगर हम देखें भारत में पत्रकारिता केवल 200 साल की है, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। हम तो नारद जी को आद्य पत्रकार के रूप में मानते हैं और जुगल किशोर शुक्ल जी, जिनका आपने अभी जिक्र किया, जो कानपुर के रहने वाले थे और कलकत्ता में जाकर उदंत मार्तंड नामक जो उन्होंने समाचार पत्र निकाला 30 मई 1826 को, वो भी कहीं ना कहीं नारद जी से प्रेरित थे, क्योंकि वो इस अपने उदंत मार्तंड नामक अखबार को, समाचार पत्र को 23 मई 2026 को प्रकाशित करना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि उस दिन 23 मई 1826 को देवऋषि नारद जी की जयंती थी, लेकिन किन्हीं तकनीकी समस्याओं के चलते वो उस दिन नहीं कर पाए। साप्ताहिक अखबार था उनका, तो वो साप्ताहिक अखबार फिर उन्होंने एक सप्ताह बाद उसकी तिथि को चुना, जिस कारण वो 30 मई को निकला। तो उसकी मूल में भी कहीं ना कहीं हमारी जो संचार की भारतीय परंपरा है और उसके जो संवाहक हैं, उसके जो अग्रणी दूत हैं नारद जी, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें रखा था। जहाँ तक इन 200 सालों की यात्रा की बात हम लोग करें तो आप देखेंगे कि भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी शासन में पत्रकारिता करना, ऐसी हिम्मत करना, उस हिम्मत को जुटाना और सरकार किसी भी तरह की मदद ना करे बल्कि उल्टा चीज़ों को मतलब इस तरह से ले कि बहुत सारे संपादक तो इस दौरान में जेल भी रहे। कई संपादकों को तो आजीवन कारावास तक हुआ, उनकी लेखनी के कारण, उनके अखबारों में संपादन के कारण, उनके आर्टिकल्स के कारण। तो कई ऐसे लोग आते जाते रहे जेलों में। तो ऐसी सिचुएशन रहे, ऐसी स्थिति में अगर हिंदी पत्रकारिता का जब उदय होता है, पंडित जुगल किशोर जी जो मूलतः कानपुर में जन्मे, कानपुर के ही रहने वाले, वहीं उनका अध्ययन हुआ, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई और कलकत्ता में जाकर के वो जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अखबार निकालना का निश्चय किया और उन्होंने अखबार जो निकाला, वो अखबार हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, करीब 1.5 साल ही वो अखबार चल पाया, लेकिन उसने जो एक अलख जगाई, जो एक जोत जली हिंदी पत्रकारिता की, वो जोत आने वाले समय में इतना बड़ा स्वरूप लेगी, शायद उनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा। लेकिन वो क्षेत्रीय पत्रकारिता को उसका उदय हुआ। उसके बाद बहुत सारे अखबार बंगाली में आप देखेंगे, मराठी में आप देखेंगे, गुजराती में आप देखेंगे, पंजाबी में आप देखेंगे, ऐसे क्षेत्रीय पत्रकारिता का भी वहां से उदय हुआ हिंदी के साथ साथ।
पैरेलली हिंदी पत्रकारिता भी चलती रही, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय पत्रकारिता का भी उदय वहां से शुरू होता है। और वो उदय न केवल मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में, बल्कि क्योंकि आप देखेंगे जितने भी क्रांतिकारी थे उस समय आजादी के आंदोलन में, जो अपनी बहुत महनीय और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, वो किसी न किसी रूप में पत्रकारिता से जुड़े थे। वो किसी अखबार के संपादक रहे हों, चाहे वो किसी अखबार में काम करने, मतलब वो आर्टिकल लिख रहे हों, कोई समाचार लिख रहे हों, पत्रकार के एक संवाददाता के रूप में जुड़े हों, किसी न किसी रूप में वो पत्रकारिता से जुड़े थे। आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चाहे वो हम आप बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की, चाहे हम भारतेंदु जी की बात करें, चाहे हम लाला लाजपत राय की बात करें, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी जी की, तो बहुत बात की बात है। उससे पहले हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें, गांधी जी की बात करें, नेहरू की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ऐसे एक लंबी फहरिस्त थी वो जो पत्रकारिता से जुड़ी थी। और इसीलिए ये कहा जाता है कि आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस योगदान, वो अविस्मरणीय योगदान है, और उसके कारण कहीं ना कहीं जो पूरे देश में लोग आज़ादी के आंदोलनों से प्रेरित हुए और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने जो अंग्रेजों को भगाने का काम किया, वो एक माहौल तैयार हुआ। उस माहौल तैयार होने के कारण एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बना और लोगों के अंदर वो राष्ट्रभक्ति की भावना, वो जन जागृति की भावना पैदा हुई। जी, जैसा कि आपने कहा, और यही वास्तविकता है कि उस दौरान जब आज़ादी का संघर्ष था तो पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमूमन तो एक लंबी फहरिस्त पत्रकारों की है, लेकिन आज़ादी के बाद क्या पत्रकारिता के मूल जो उसका स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन आया? देखिए, जैसा आपने ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रिलेवेंट सवाल है, इसलिए क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में जब लोग आंदोलनरत थे और पत्रकारिता अपना काम कर रही थी, तो एक उद्देश्य था सामने सबके कि हाँ, देश को आज़ाद कराना है। अब उस देश तो आज़ाद हो गया, अब उद्देश्य पत्रकारिता एक, मतलब थोड़ा समय ऐसा रहा कि पत्रकारिता में उद्देश्य रहित चीजें, यानी एक वो ब्लैंक सा एक समय आया। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जो एक मिशन थी पत्रकारिता, वो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हुआ, वो डायमेंशन शिफ्ट हुआ और वो एक प्रोफेशन के रूप में अपनाया जाने लगा। आप जानते ही होंगे, जब देश आज़ाद हुआ तो पहले सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने जी। और सरदार, उस समय भी आप देखेंगे अखबारों का मतलब प्रचलन था तो, लेकिन क्योंकि ऐसे यातायात के साधन नहीं थे कि आज अखबार छपा तो कल सुबह तक वो पहुंच जाए, या रात में अखबार छपा तो सुबह तक लोगों के पास पहुंच जाए, कई कई दिन बाद तक पहुंचते थे। साप्ताहिक अखबार छपते थे, डेली अखबार बहुत कम थे। तो ये सिचुएशंस थी भारत में उस समय। जब देश आज़ाद हुआ तो आप को पता होगा कि 9 रेडियो स्टेशन भारत में थे। आज़ाद होने के बाद जब पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान अलग हो गया, 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में चले गए, पेशावर, लाहौर और ढाका, 6 भारत में बचे थे। तो यही 2 साधन थे सूचना संप्रेषण के, या हम कहें मतलब एक तरह से मनोरंजन के कहें, एजुकेट करने के लोगों को कहें, यही 2 साधन थे, रेडियो और दूसरा समाचार पत्र। टेलीविजन तब तक आया नहीं था। तो ऐसे दौर में पत्रकारिता के लिए बड़ा कठिन समय था, क्योंकि देश तो आज़ाद हो चुका था जी। अब करें क्या आगे? तो जैसा मैंने कहा कि वो एक प्रोफेशन के रूप में वो चीज़ें बदली, सरकार ने चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखा। इसी कारण आप देखेंगे प्रेस कमीशन गठित हुए, प्रेस आयोग गठित हुए, प्रेस आयोग फर्स्ट और प्रेस आयोग द्वितीय, सेकंड, यानी वो 2 प्रेस आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी सिफारिशें हैं, बाद में वो लागू हुई और पत्रकारिता को एक प्रोफेशन के रूप में लोग अपनाने लगे। बाद में आप देखेंगे जब टेलीविज़न भारत में आया 15 सितंबर 1959 को, तो उसका भी उपयोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स के लिए, अपनी योजनाओं के लिए करती ही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ही उनमें जो काम करने वाले लोग थे उनको सैलरी देती थी। ऐसी आवाजें भी उठी उस समय विपक्ष के माध्यम से जी। विपक्ष क्योंकि थोड़ा सा मजबूत होने लगा था, विपक्ष भी अपनी आवाज संसद में उठाने लगा था जी। तो 3 कमेटीज उस समय बनी थी, चंदा कमेटी, वर्गीस कमेटी और जोशी कमेटी, के टेलीविजन और रेडियो का क्या किया जाए, इनको स्वायत्त रखा जाए, इनको सरकार के अंडर में रखा जाए। तो एक बहुत लंबी एक कहानी है, लेकिन उन कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर बाद में एक प्रसार भारती बोर्ड बना, जो एक स्वायत्त रूप में आज भी काम करता है, जिसके अंडर में टेलीविजन यानी दूरदर्शन अपना और रेडियो काम करता है। ऐसे ही प्रेस कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस थी, उनके आधार पर
समाचार पत्रों को यानी प्रिंटिंग जो भी हमारी जी। चीजें थी उनको स्वायत्त रखा जाए, उनको स्वतंत्र रखा जाए, कुछ अधिकार उनको दिए जाएं। और आप देखेंगे कि इमरजेंसी जब लगी जी। तो इमरजेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब अखबारों पर भी सेंसरशिप लगी। हाँ, अखबार मैं अखबार वहीं आपको हाँ रोकते हुए वहीं आना चाह हाँ रहा था कि जैसे आज़ादी के दौरान एक मिशन था, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ था, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। आपने कहा एक कालखंड एक शिथिलता की तरह से चला, एक तरह गैप आया। उसके बाद जो ये दौर आता है इमरजेंसी वाला, वहाँ फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। बिल्कुल, वहाँ फिर पत्रकारिता को लगा कि हाँ ठीक, प्रोफ़ेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब फिर एक मिशन के रूप में काम करने का समय आ गया है। जी। इसलिए आपने देखा होगा उस समय के जो अखबार थे, सरकार ने तत्कालीन जो सरकार थी, उस सरकार ने सेंसरशिप लगा दी, अखबार छप नहीं सकते थे, लेकिन अखबार छपे और अपना विरोध जताया, पूरे के पूरे वो काला उसका ब्लैंक। ब्लैक जी। प्रिंट उनका निकलता था जी। और वो एक विरोध का तरीका था उनका, वो जताया, लगाया। इमरजेंसी जब हटती है तो आप जो मैंने कहा कि पत्रकारिता का जो एक मिशन रूपी चरित्र फिर से उभरा और उसने आप देखेंगे उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस की सरकार चली जाती है जी। सत्ता से और जनता पार्टी की सरकार बनती है। जी। तो इस ऐसे देश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए इमरजेंसी के खिलाफ अखबारों का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, समाचार पत्रों का बड़ा योगदान था। इस कारण एक माहौल तैयार हुआ और सरकार चली भी जाती है। तो ये एक चीजें ऐसी हैं जहां कई बार ऐसे अवसर आए, पत्रकारिता हाँ ठीक है प्रोफेशन बनी, लेकिन वो बीच बीच में अपने मिशन को भी समझती रही और उसको निभाती रही, और निभाना ही नहीं केवल उसको, उसका जो एग्जीक्यूशन था उसके परिणाम भी हमको देखने को मिलते थे। जी। चूँकि हम हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों पर बात कर रहे हैं, ये पूरे पत्रकारिता के संदर्भ में हम बातों की ओर बढ़ गए हम। लेकिन हम ये कहें जब उद्दंत मार्तंड निकला तो वो अहिंदी भाषी क्षेत्र से निकला। आज तो बड़ा हल्ला होता है इस बात के लिए। हम्म। और उसके बाद जब टीवी आया जैसा आपने कहा, तो उसने हिंदी पत्रकारिता को कैसे बदला? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से, भारत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, मैंने लगभग पूरे देश को देखा है जी। जहां हिंदी समझी ना जाती हो। ठीक है, हो सकता है बोलने में कुछ कठिनाई हो, जी। लेकिन पढ़ी और समझी तो सब जगह जाती है। जी। तो कलकत्ता क्योंकि ऐसा सेंटर था, वो एक तरह से भारत की आर्थिक राजधानी था, जी। तो कलकत्ता से निकालने का उद्देश्य यही था जुगल किशोर शुक्ल जी का कि हाँ एक मैसेज जाएगा, जी। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग यहाँ रहेंगे तो यहाँ से हम चीज़ों को सर्कुलेट कर सकते हैं। एक जी। उद्देश्य शायद ये रहा होगा उनका। वास्तव में पत्रकारिता की जो भूमिका की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे एक घटना याद आ रही है। जी। बात 1917 की है। गांधी जी भारत आ चुके थे और गांधी जी का जो पदार्पण था वो कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में हो चुका था। जी। लखनऊ में अधिवेशन था, कांग्रेस थी का एक अधिवेशन था लखनऊ जी। में। वहाँ पूरे देश भर से लोग जुटते हैं कांग्रेस के, और उस अधिवेशन में गणेश शंकर विद्यार्थी भी आते हैं। जी। वहीं उसी समय 1917 में ही नील की खेती का आंदोलन चंपारण में चल जी। रहा था। चंपारण के भी लोग आते हैं वहाँ, राजकुमार शुक्ल वहाँ के एक आते हैं, वहाँ के स्थानीय नेता थे वो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने गांधी जी को आकर के बताया वहाँ जी। कि गांधी जी ऐसा ऐसा विषय है, वहाँ नील की खेती का आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे लोग किसान वहाँ धरने पर बैठे हैं, आप अगर वहाँ एक बार आएंगे तो हो सकता है कुछ अंग्रेजी शासन से नेगोशिएशन होगा, कुछ बातचीत होगी तो उसका कुछ समाधान निकल आए और उनको एक संबल मिलेगा। तो गांधी जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई राजकुमार शुक्ल जी कुछ कह रहे हैं, आप जरा देखो एक बार क्या है विषय पूरा, और आप एक बार वहां जरा जाओ, वस्तु स्थिति क्या है वहां, स्थानीय लेवल पर क्या चीजें चल जी। रही जरा देखो। गणेश शंकर विद्यार्थी खुद तो नहीं जा पाते, लेकिन अपने समाचार पत्र के कुछ प्रतिनिधियों को वहां भेजते हैं और 7 दिन तक, 8 दिन तक लगातार वहां के समाचार अपने उस प्रताप, जो बहुत प्रतिष्ठित अखबार उस जी। समय तक बन चुका था, उस अखबार में वो प्रकाशित होते हैं। और उसका असर आप देखिए, गांधी जी जब 17 अप्रैल 1917 को, जो मोतिहारी नाम अब उसका हो गया, चंपारण, पूर्वी चंपारण उसको बोला जाता था, उस मोतिहारी स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां लाखों का हुजूम होता है किसानों का।
उनको रिसीव करने के लिए। वो ट्रेन से उतरते हैं और वहां जाते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारिता की थी। उन 7 दिन 8 दिन के समाचारों ने, लेखों ने जो अलख उनमें जगाई, गांधी जी की एक ब्रांड वैल्यू स्थापित की। आज जो हम पीआर की बात करते हैं ना, पीआर तो उस समय भी था, पीआर तो उस समय भी हो रहा था। तो वो स्थापित हुआ और गांधी जी को बापू नाम वहीं से मिला। जी। गांधी जी को बापू नाम वहीं से मिला, इसलिए आज उस स्टेशन का नाम भी बापू धाम मोतीहारी है। जी। तो पत्रकारिता ने वास्तव में समय समय पर इस तरह की चीजें स्थापित की हैं, चाहे वो आजादी के पूर्व की बात हो, आजादी के बाद की बात हो। और स्पेशली हिंदी पत्रकारिता की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रताप, क्योंकि हिंदी का ही समाचार पत्र था, तो प्रताप जैसे और बहुत सारे ऐसे अखबार थे जिन्होंने काम किया। और आजादी के बाद भी आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं। और आज भी हम जिनकी बात करते हैं, मतलब भारत ही नहीं, अगर हम सर्कुलेशन वाइज बात करें दुनिया के 10 प्रमुख अखबारों की, तो उसमें 6 हिंदी के आते हैं। उनका सर्कुलेशन इतना है। अब चाहे हम दैनिक जागरण की बात करें, चाहे हम भास्कर की बात करें, चाहे हम अमर उजाला की बात करें, यानी जो 10 प्रमुख अखबारों की बात करते हैं तो 6 उसमें हिंदी के आते हैं आज। जी। तो हिंदी पत्रकारिता का तो इतना, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि हम पहले उद्दंत मार्दंत से लेकर के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते हुए अब हम आते हैं कि सोशल मीडिया का एक दौर आ गया है। तो सोशल मीडिया आ जाने से कितनी चुनौती बढ़ी है पत्रकारिता के क्षेत्र में? देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि चुनौती बढ़ी है, क्योंकि जो हम एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ाते थे या पढ़ते थे आज से 20-25 साल पहले, सिटीजन जर्नलिज्म वाला, जी। है ना, नागरिक पत्रकारिता, आज तो हर व्यक्ति जिसके हाथ में ये मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो पत्रकार है। जी। वो चाहे फोटो लेगा, अक्सर कहते हैं ना हम तो पत्रकारिता में कि एक फोटो की जो कैपेसिटी है, यानी अगर एक अच्छा फोटो आपने ले लिया तो वो 1000 शब्दों के बराबर उसका इम्पैक्ट है। जी। 1000 शब्दों के बराबर उसका प्रभाव है। जी। जी। तो जो हमारे हाथ में ये एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा एक इक्विपमेंट है, तो हर आदमी आज तो पत्रकार है। हर आदमी क्योंकि सोशल मीडिया चला रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वो एक तरह से बहुत सक्रिय है, एक्टिव है, तो वो तो हर आदमी पत्रकार है। लेकिन हिंदी से जहाँ तक जुड़ाव का विषय है, मैं ये मानता हूँ कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद हिंदी की न केवल लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि उसकी जो, मतलब एक तरह से मैं कहूँ लोगों में एक तरह से वो जो समझ है हिंदी के स्वीकार्यता भी प्रति, बढ़ी। स्वीकार्यता, बिल्कुल स्वीकार्यता उसकी बढ़ी है। और लोग आज आप देखेंगे मतलब ये जितनी भी ऐप हैं आज, ऐसे ऐप बनाने पर वो लोग मजबूर हुए हैं, क्योंकि आज हिंदी को लोग समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं उसमें। और पूरे दुनिया भर में आप देखेंगे, और इसका सर्वे आप करें, बहुत सारे ऐसे रिसर्च गूगल पर पड़े हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि हिंदी मतलब एक ऐसी आज भाषा है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब उसका डाउनफॉल नहीं हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद हिंदी पत्रकारिता के रूप में ही नहीं, हिंदी की स्वीकार्यता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जी। जब हमने बात करी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आई है, तो वहाँ एक चुनौती भी आई है, अवसर आए हैं तो चुनौतियाँ भी आई हैं। और दूसरी ओर जो फेक न्यूज़ है, अब उसको जल्दी से समझ पाना कितना मुश्किल है। एक दौर तो ये था कि पत्रकारिता के माध्यम से जो चीजें, जो सूचनाएं आती थी, वो माना जाता था कि पूर्णतः सत्य हैं। लेकिन इस एआई के आ जाने से जो भ्रामक सूचनाएं हैं वो कितने चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। हाँ, इस बात को तो हम लोग बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि आज जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस मीडिया में है, जी। विश्वसनीयता का जो संकट है, वो उसको नकारा नहीं जा सकता। जी। और ये डिजिटल मीडिया आने के बाद या एआई आने के बाद हुआ, ऐसा नहीं है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में भी ये था। जी। हमने इसको समय से भापा नहीं। हाँ, आज ये चुनौती बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। आज डीप फेक जैसी चीजें, वीडियोस आ रही हैं, एआई इस तरह के वीडियोस बना रहा है, आपको अंतर कर पाना मुश्किल है। जी। हाँ, लेकिन ऐसी चीजें थी कि इसको हम अगर सकारात्मक रूप में लें, क्योंकि हम कई बार क्या है ना, हम लोग जो हैं, स्पेशली हम भारतीयों की अगर बात करें, हम लोग चेंज को थोड़ा सा देरी से एक्सेप्ट करते हैं। जी। और उसके बहुत सारे कारण हैं। आप देखेंगे जो कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर का ही विरोध हुआ, उसके बाद आप देखेंगे क्या हुआ, कंप्यूटर के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा रोजगार मिले। लोग कहते थे कंप्यूटर नौकरियां छीन लेगा, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा रोजगार मिले। अब आप देखेंगे एआई आया है, एआई के सकारात्मक पक्षों को भी देखें,
एआई मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे भारत में जैसे जैसे इसका प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी, चाहे हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इवन एग्रीकल्चर की भी बात करें, तो एआई यहाँ मतलब रोजगार उपलब्ध भी कराएगा, हमारी चीज़ों को आसान भी करेगा, बशर्ते हम आज जो हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं, एक चीज़ मैं बताना इसमें भूल गया, अगर हम अपने केवल जर्नलिज्म के स्टूडेंट ही नहीं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, स्पोर्ट्स के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, मैनेजमेंट के हों, उन सबको हमको मीडिया लिटरेसी उनको बताना पड़ेगा, मीडिया लिटरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इनके समाधान हमको ढूंढने पड़ेंगे। तो हर व्यक्ति को हमको मीडिया लिटरेट करना पड़ेगा, क्या डूज और डोंट्स हैं उसके, क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया पर जाते हैं, बिना उनकी तह तक जाए या बिना उन फैक्ट्स को जाने इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं, आप लोग देखते हैं। हाँ, वही मैं पूछना भी चाह रहा हूँ आपसे कि जो यूट्यूब आधारित जो पत्रकारिता, हम भी उसी माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, और जो एक इन्फ्लुएंसर है उसके अंतर को भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा, वो कैसे हो पाएगा? देखिए यहाँ सीधा सा, जैसे मैंने कहा ना कि हमको लोगों को मीडिया लिटरेट करना पड़ेगा, और हमको अगर अपनी इस प्रोफेशन को या इस मिशन को पत्रकारिता के पुनर्स्थापित करना है, जैसा आपने कहा कि 20-25 साल पहले पत्रकारिता की जो इस तरह की कोई खबर छप जाती थी तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता था, आज वो नहीं है। तो उसका बड़ा कारण ये है कि हमको अगर इसको पुनर्स्थापित करना है तो हमको फैक्ट्स की तरफ जाना ही पड़ेगा, चाहे हम हमारे यूट्यूबर्स हों या हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग हों, वहाँ भी ऐसी गलतियाँ हो रही हैं, वहाँ भी ऐसी गलतियाँ हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इवन प्रिंट मीडिया में भी। अभी थोड़ा प्रिंट मीडिया को जरूर कहते हैं कि भाई हाँ यहाँ ऐसा ऐसा हुआ। अभी मैं कल परसों की एक घटना आपको बताता हूँ, शायद आपके ध्यान में भी आई हो। मेरठ के ही एक एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो बीजेपी के नेता भी हैं, यहाँ काम करते हैं, एमएलसी हैं। उनके संस्थानों पर, उनके घर पर छापे मारने की खबरें सोशल मीडिया पर खूब तैरी, ठीक है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। वो हाँ, उन पर कोई ईडी का केस चल रहा है, वो कहीं उत्तराखंड का मामला था, कुछ था, वो सब है, लेकिन हम कई बार बिना फैक्ट्स को जाने समझे वो चीजें तैरा देते हैं, चला देते हैं, तो उससे क्या क्रेडिबिलिटी का एक क्राइसिस खड़ा होता है। हमको ये सावधान इस तरह से रहना पड़ेगा। जी, जैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, जो बड़े-बड़े ग्रुप के माध्यम से समाचार चैनल चल रहे हैं, अब वहां से पत्रकार निकल करके धीरे-धीरे स्वतंत्र पत्रकारिता कहें उसको यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो ये किस वजह से ऐसा हो रहा है? ये मोह भंग है, क्योंकि लोग वहां से ज्यादा यहाँ विश्वास कर रहे हैं? इसके 2-3 कारण हैं, आप देखेंगे। एक तो हालांकि मैं हमेशा ये मानता हूं जो भी बुद्धिजीवी प्राणी है वो उसका एक अपनी आइडियोलॉजी होगी, वो किसी न किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेगा, ठीक है, वो लेफ्ट के साथ जुड़े, राइट के साथ जुड़े, या जहां भी जुड़े उसका, क्योंकि वो बुद्धिजीवी बुद्धि रखता है तो कहीं ना कहीं तो उसका भरोसा विश्वास कहीं ना कहीं होगा, सही गलत में अंतर करना जानता होगा। लेकिन आज जो पत्रकारिता दो ध्रुव में खड़ी है, एक आप देखेंगे एक धड़ा ऐसा है जो सरकार की अच्छाई है या सरकार जो अच्छे काम कर रही है वो उसको दिखता नहीं है, सरकार की निगेटिविटी में ही वो लगा रहता है। एक धड़ा ऐसा है कि जो सरकार मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स उसके हुए हैं जो गलत हैं, जो मतलब जनता के हित में नहीं है, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जैसे अभी नीट का जो मामला, पेपर का लीक का मामला हुआ, वो उसको भी जस्टिफाई करते हैं, यानी सरकार के पक्ष में वो इतना खड़े हैं। तो ये जो दो धड़े बटे हैं इसके कारण एक ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा कारण उसका जो है, आज आप देखेंगे मीडिया हाउसेज, ये आज की बात नहीं है, पिछले 20-25 सालों की आप देखेंगे मीडिया हाउसेज आज बिजनेस घराने चला रहे हैं, तो उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है इसमें मनी, पैसा। हो सकता है उनको पैसा इतना वहां ना मिलता हो, अपना स्वतंत्र रूप से आएंगे, अपना सिस्टम खड़ा करेंगे, अपना चलाएंगे। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट आप देखेंगे, चाहे शुभांकर मिश्रा हो, चाहे ललन टॉप वाले जो पुराने वो सौरभ द्विवेदी हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे उस क्षेत्र में भी रवीश कुमार जी ने छोड़ दिया, रवीश कुमार हैं, अजीत भारती हैं, और बहुत सारे अभिसार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ये भी एक कारण है उसका।
जी, तो ये जैसे अब हम कहा कि यूट्यूब पर पत्रकारिता पे ज़्यादा विश्वसनीयता एक तरह से आई है। तो क्या जो मीडिया घराने जो लगातार समाचारों को चला रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने चैनल हायर किए हुए हैं, तो ये एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके अपने-अपने कहीं न कहीं कुछ स्वार्थ हैं? देखो, जैसा मैंने कहा ना, बुद्धिजीवी आदमी जो भी है, वो अपना एक थॉट प्रोसेस रखता है। जैसे-जैसे अभी हमने नाम गिनाए, जी, वो जो थॉट है उनका, वो थॉट हो सकता है उस चैनल के माध्यम से वो एग्जीक्यूट ना कर पा रहे हैं, वो लोगों तक ना पहुँचा पा रहे हैं। जी, 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 अब जैसे रवीश कुमार जी की बात आपने की, तो उनका एक अपना सोचने का तरीका है, अपना जी, एक थॉट प्रोसेस है। जी, वो हो सकता है उस चैनल की जो पॉलिसी है उसमें वो फिट ना बैठ रहे हो, इसलिए वो चले गए बाहर। जी, अब ठीक है, यहाँ तो स्वतंत्र हैं, जी, यहाँ तो आप कुछ भी बोलेंगे, कहेंगे, वो पब्लिक उसको जी, देखेगी, जानेगी, समझेगी, जी, मूल्यांकन करेगी क्या जी, सही क्या गलत है। जी। तो वो एक बड़ा कारण है। जैसे हमने शुरू किया बात के हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष हो रहे हैं, तो हम उद्दंत मार्दन से शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम आ गए हैं अब। तो आने वाले 20-25 वर्षों में क्या भविष्य आपको दिखाई देता है? मुझे देखिए, पत्रकारिता का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है, और इसलिए उज्जवल दिखता है क्योंकि भारत में संभावनाएं अभी बहुत हैं। जी, भारत जैसे देश में अभी आप देखेंगे, पिछले, चाहे हम जर्मनी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, इवन फ्रांस की भी बात करें, प्रिंट मीडिया की स्थिति वहाँ लगभग समाप्त, यानी पेपर छप नहीं रहे हैं। जी, ठीक है, डिजिटल हो गए हैं सारे। हमारे यहाँ भी हुँ, बहुत सारे अखबार वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हैं। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले 20-25 सालों तक भी अभी ऐसी मीडिया को लेकर यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी ही। एआई की सपोर्ट से या टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से जी, चीज़ें ईजी होंगी, एक्सेसिबल होंगी, लोगों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। आज का यूथ आप देखेंगे, वो ये बात ठीक है कि वो डिजिटल ही, चाहे वो अखबार हो, यूट्यूब चैनल्स हों या दूसरे चैनल्स हों, या कई बहुत सारे समाचार पत्रों के ऐप्स भी अपने जी, अपने हैं, वहाँ जी, जाकर वो उनको पढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, पिछले अभी 3 साल का अगर आप डाटा निकालें, तो करीब करीब भारत जैसे देश में 13,000 नए समाचार पत्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी, ये भारत जैसे देश में आप महत्वपूर्ण देखिए, ये, सूचना है। हाँ, 13,000 समाचार पत्रों का जी, आरएनआई रजिस्टर्ड हुआ है। जी, जी, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इस तरफ जा रहे हैं। जी। तो ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20-25 साल, हाँ, टेक्नोलॉजी जरूर प्रभावित करती है चीजों को, लेकिन टेक्नोलॉजी पत्रकारिता के लिए हेल्पफुल होगी, एआई जर्नलिज्म के लिए हेल्पफुल होगी, जी, ये मैं मानता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इस 200 वर्षों की पूरी यात्रा को, उसके इतिहास को, उसकी उपलब्धियों को, उसके भविष्य में जो चुनौतियाँ हैं, जो संभावनाएँ हैं, इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। निश्चित रूप से ये सभी के लिए लाभान्वित सत्र रहेगा। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत नमस्कार।